ऑनलाइन दुनिया का एक ऐसा नाम जिसे लोग या तो बहुत पसंद करते हैं या फिर उतना ही नापसंद, लेकिन इग्नोर कोई नहीं कर पाता। जी हाँ, बात हो रही है ध्रुव राठी की। तो हाल ही में उनका एक इंटरव्यू आया और आज हम उसी के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी सोच के पीछे आखिर है क्या। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई असली ध्रुव राठी हैं कौन? क्योंकि उनको इतनी अलग-अलग लेबल्स, इतने अलग-अलग नाम दिए गए हैं कि असलियत कहीं बीच में ही गुम हो जाती है। मतलब देखिए ना, उनके जो क्रिटिक्स हैं वो उन्हें कांग्रेस भक्त कहते हैं, तो कोई उन्हें लेफ्टिस्ट का टैग देने पर है। और हाँ, सबसे ज्यादा जो एक नाम इस्तेमाल होता है वो है जर्मन शेपर्ड। लेकिन अगर खुद ध्रुव राठी से पूछा जाए तो शायद वो अपने लिए रैशनलिस्ट शब्द चुनेंगे। अब देखिए कितने सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसी आरोप को उठाते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, ये उनका जर्मनी कनेक्शन और वो जर्मन शेफर्ड वाला तंज। इंटरव्यू में वो ये बात साफ करते हैं कि उनका जर्मनी जाना उनके यूट्यूबर बनने से बहुत बहुत पहले हुआ था। मतलब वो सिर्फ 17 साल के थे जब अपनी पढ़ाई के लिए वहां गए थे, और बाद में अपनी पार्टनर के कंफर्ट को देखते हुए उन्होंने वहीं रहने का फैसला किया। लेकिन इस ताने का जवाब ध्रुव राठी ने भी बड़े ही तीखे अंदाज में दिया। उन्होंने इस आरोप को घुमाकर सीधा अपने आलोचकों पर ही दाग दिया और ये कहा कि अगर कोई इस टाइटल का हकदार है तो वो आरएसएस के लोग हैं, जिनकी पूरी आइडियोलॉजी 1920 और 30 के दशक के जर्मनी और इटली से प्रेरित है। अच्छा, तो आइडियोलॉजी की ये जो लड़ाई है, ये सिर्फ बयानों तक ही नहीं है। राठी के हिसाब से ये अब पॉप कल्चर, खासकर फिल्मों तक पहुंच गई है, और यहीं पर एंट्री होती है प्रोपोगंडा की, एक ऐसा टॉपिक जिस पर वो अक्सर बोलते हैं, खासकर बॉलीवुड फिल्मों को लेकर। तो राठी के मुताबिक प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई एक तरफा फिल्में बना रहा है, नहीं। असली प्रॉब्लम वो उस सिस्टम को बताते हैं जो उनके अनुसार सिर्फ एक ही तरह की विचारधारा को आगे बढ़ने देता है, जबकि जो फिल्में दूसरे नजरिए को दिखाती हैं उन्हें कथित तौर पर सेंसर बोर्ड रोक देता है। और ये जो जिम्मेदारी वाली बात है ना, वो इसे सिर्फ फिल्मों तक नहीं रखते, वो इसे सेलिब्रिटीज पर भी लागू करते हैं, खासकर उन पर जो पान मसाला जैसी चीजों को एंडोर्स करते हैं। उनका सीधा सा मानना है कि पर्सनल एथिक्स हमेशा मुनाफे से ऊपर होने चाहिए। तो इन सब बातों से हम एक बहुत ज़रूरी सवाल पर पहुंचते हैं। आखिर वो कौन सी कोर वैल्यूज़ हैं, वो कौन से मूल विश्वास हैं जो ध्रुव राठी की इन सभी बातों के पीछे हैं? राठी के हिसाब से उनकी पूरी सोच 3 मेन पिलर्स पर टिकी है। पहला है रैशनलिज्म, यानी तर्क और साइंटिफिक सोच। दूसरा है लिबर्टी, मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने की आज़ादी। और तीसरा है टॉलरेंस, यानी सहिष्णुता और एक साथ मिलकर रहने की भावना। और यहीं पर ना उनकी सोच का एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू सामने आता है। देखिए, वो खुद को नास्तिक बताते हैं, मतलब वो पर्सनली किसी धर्म या भगवान में नहीं मानते, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जो धार्मिक त्योहार हैं वो हमारी संस्कृति का, हमारी विरासत का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा हैं, और उन्हें बचाकर रखना, उन्हें सेलिब्रेट करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो अगर उनकी वैल्यूज़ ये हैं, तो फिर सवाल उठता है कि इन वैल्यूज़ के आधार पर वो भारत के लिए कैसा फ्यूचर, कैसी लीडरशिप देखते हैं। यहाँ उनका स्टैंड बहुत क्लियर है। वो कहते हैं कि भारत को लीडर वर्शिप यानी नेता पूजा से बाहर निकलना ही होगा। देश को एक मजबूत लीडर की नहीं, बल्कि एक्सपर्ट्स के एक मजबूत टीम की जरूरत है जो असल में देश को चला सके। और जब बात एक्सपर्ट्स की आती है तो उनके मुताबिक 3 ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं जिन पर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। कौन सी? पर्यावरण, शिक्षा और स्वास्थ्य। क्यों? क्योंकि यही वो 3 चीजें हैं जो सीधे सीधे हर एक नागरिक की जिंदगी को बेहतर बनाती है। चलिए, अब आखिर में थोड़ा उनके काम करने के तरीके को भी समझते हैं। मतलब एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पर वो कैसे ऑपरेट करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, अपनी फंडिंग को लेकर जो लगातार आरोप लगते हैं, उन पर वो क्या कहते हैं। तो फंडिंग को लेकर जो भी बातें होती हैं, उनका जवाब देते हुए राठी बताते हैं कि उनकी कमाई के 3 मेन सोर्सेज हैं। पहला एडसेंस, दूसरा स्पॉन्सरशिप्स और तीसरा उनके ऑनलाइन कोर्सेज। और वो कहते हैं कि इन तीनों से लगभग बराबर की कमाई होती है। यहाँ पर राठी एक बहुत बड़ा दावा भी करते हैं। वो कहते हैं कि उनके जैसे जो इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स हैं, वो आज वो खाली जगह भर रहे हैं जो विपक्ष को भरनी चाहिए थी। उनका मानना है कि विपक्षी पार्टियां आलसी हो गई हैं, वो सिर्फ रिएक्ट करती हैं, खुद से कोई पहल नहीं करती।
और ये बात हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या आज के इस डिजिटल युग में ये जो ऑनलाइन आवाज़ें हैं, जो ऑनलाइन कमेंट्री है, क्या वही अब असली राजनीतिक विपक्ष की जगह ले रही है?